बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी हुरिया अरशद और आज के इस लेक्चर में हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड पीपीएससी में जो भी पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड फ्यूचर में जो इस पीपीएससी का टेस्ट होना है उसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ बन के आ सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर का हम एमसीक्यूज़ बेस्ड पे रिव्यू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है हम उसको देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ 2020 के पेपर में ये आया हुआ है। इसमें कहा ये हुआ है कि एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक centimeter at 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 100 पास्कल्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन द कंटेनर। तो क्या है जी, इसमें हमारे पास सबसे पहले ये है कि जी जो आइडियल गैस होती है उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये तो कॉमन सा है और ये ऑलमोस्ट सभी को पता है। अब बेसिकली ऐसे जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं उनमें सिर्फ ये होता है कि आपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कितनी करनी है, वरना वो काम जो है वो होता ही ईजी ही है और टाइम होता है कम, तो टाइम मैनेज करना होता है और कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से आपने करना होता है सॉल्व। ये होते हैं जी इनकी ट्रिक्स जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, आपने इसमें से एन निकालना है, इसको आपने रीअरेंज कर लेना और इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। प्रेशर जो है वो 100 पास्कल है। ये जो प्रेशर 100 पास्कल है इसको आपने पास्कल को आपने करना है कन्वर्ट न्यूटन मीटर -2 में, ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में। लेकिन होता ये कि जितना 1 पास्कल है वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के ही इक्वल होता है, तो जितनी वैल्यू इस पास्कल की है उतनी ही न्यूटन मीटर स्क्वायर पे भी है। तो इस वजह से यहाँ पे 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर अगर इनकी यूनिट्स को अगर हम एडजस्ट करें तो फिर ही हमारे पास जो एन है ना उसका यूनिट मोल बनता है, ठीक है। उसके अलावा जी क्या है हमारे पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने इस क्यूबिक सेंटीमीटर को करना है क्यूबिक मिलीमीटर में, सॉरी क्यूबिक मीटर में। तो आपने क्या करना है जी 100 ये आ जाएगा और जो क्यूबिक है यानी कि 10⁻3, तो सेंटीमीटर जो होता है वो होता है 10⁻²। -2 इंटू 3 करेंगे तो -6 आ जाएगा, जो यहाँ पर इसके कन्वर्जन हुई है यूनिट की। उसके बाद आर की वैल्यू होती है कांस्टेंट 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट है। और टी जो है वो हमारे पास है कितना 20 डिग्री सेल्सियस, इसको आपने करना है केल्विन में, प्लस 273 कर देंगे तो 293 हो जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है बहुत ही शॉर्टकट वे में, जो ऊपर हमारे पास नॉमिनेटर में वैल्यूज़ है वो 10⁻4 हो जाएगा अगर हम 100 और 100 को लें। 10⁻4 और 10⁻6 इक्वल हो जाएगा 10⁻2 1 और हमारे पास ऊपर जो नॉमिनेटर में 1 आ जाएगा। और ये जो हमारे पास वैल्यू है इनको आपने अलग से मल्टीप्लाई कर लेना। ये शॉर्ट सी मल्टीप्लिकेशन है, ये इतना कोई टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है, ये जल्दी से ही हो जाएगी। यहाँ फिर आप ऐसे कर लें 8.3 है, इसको आप 8 कर लें, सपोज कर लें कि ये 8 है अप्रॉक्सीमेटली। 8 को आप 293 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजिली 2344 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इस तरह से कर लें कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है ना 2344 बहुत बड़ी वैल्यू, हम चाह रहे हैं कि हम जो नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इसको भी हम बहुत जो है ना कहीं पे अप्रॉक्सीमेशन लगा के जल्द से जल्द काम कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जिसका डेसिमल प्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.3, यानी कि इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिर 10⁻3 भी लगना है और 10⁻3 भी हमने खुद से ही करना है। 1000 से डिवाइड करेंगे 2.3 इंटू 10⁻+3। अब ये जब +3 ऊपर जाएगा तो इट बिकम -3 और ऊपर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी -2 मौजूद है तो ये हो गया -5। 2.3 को आप अज्यूम कर लें कि अप्रॉक्सीमेट है हमारे पास, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। अब 1/2 1/2 इसको इधर कर लेंगे और जस्ट 1/2 का मतलब होता है 0.5 यानी कि तकरीबन आधा, ठीक है 0.5 और ये हो गया -5 -5 0.5। अब 0.5 में आप क्या करेंगे, इसको आप 10 से डिवाइड कर दें और 10 से ही मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 10 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो इट बिकम्स 5 और 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और -1 इक्वल्स टू -6। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 5 10⁻⁻6 आ रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ 4.11
4.11 10⁻⁻6 मोल्स। ठीक है, ये हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि तकरीबन इतना आंसर आ सकता है, लेकिन आप जो है अप्रॉक्सीमेशन से ये होता है कि एक तो आपका टाइम बच जाता है, दूसरा आंसर एग्जैक्ट नहीं आता, उसके करीब करीब आता है अप्रॉक्सीमेशंस लगा के, लेकिन आप उससे आंसर करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, गैस कर सकते हैं उसको। उसके बाद है जी सेकंड एमसीक्यूज, पीवी इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ एन आइडल गैस इज इक्वल्स टू पीवी ऑफ एन आइडल गैस इज इक्वल्स टू एनआरटी। सिंपल सा है, ये मेमोराइज बेस्ड था। हीट इंजन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय केल्विन। अच्छा, ये है, इसमें केल्विन और कार्नट में कंफ्यूजन होती है। बेसिकली जो कार्नट थ्योरम है, वो जो कार्नट साइकिल है, वो कार्नट ने 1840 में दिया था। वो कार्नट है, उसमें आइडल गैस को हम एज्यूम करते हैं और उसके जो साइकिल्स होते हैं उनको चलाकर तो हम कहते हैं कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी जो है वो कार्नट इंजन से ऑलवेज कम ही होती है, 100% नहीं होती, ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो ये जो है वो केल्विन ने दी थी स्टेटमेंट जो हीट इंजन की है। मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अच्छा, बेसिकली है कि जीरोथ लॉ ये कहते हैं कि अगर ए और ये है बी, अगर ये दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, यानी कि इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर दें कि थोड़ी देर बाद ये दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएं और स्टेबल हो जाएं। थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर आएँ और हमारे पास यहाँ से एक बी जो है वो मज़ीद अगले तीसरा सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए और स्टेबल हो जाए, तो ये बात ऑब्वियस है कि ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये है हमारे पास जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ की जो सिग्निफिकेंस है वो हमें बताती ही ये है कि ये जो सिस्टम्स होंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ये हमें बेसिकली बताता ये है उस तीनों सिस्टम्स के टेम्परेचर को। थर्मल इक्विलिब्रियम पे जब भी कोई सिस्टम आता है तो हम उसके टेम्परेचर्स को ही उसके समझेंगे ना कि इसका टेम्परेचर कितना है, कितने टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे आए हैं, तो ये उसके टेम्परेचर को बताता है। फिफ्थ एमसीक्यूज है, इन इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी द यूनिट ऑफ आर इज जाउल पर मोल पर केल्विन। ये मेमोराइज बेस है, इसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। 6 MCQs है जी, a system can do work by losing heat while no heat is given as an output. It is clear violation of second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि अगर कोई सिस्टम को हीट मिल रही है तो वो हीट जो है वो इक्वल होगी उसके W के। ठीक है, तो जो होती है ना इसमें डेल यू, वो डेल यू हो जाता है ज़ीरो। वो इस वजह से ज़ीरो हो जाता है क्योंकि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंसीडर करते हैं साइक्लिक, कि साइक्लिक प्रोसेस से हमें कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस करेंगे और उस साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारे पास हीट होगी Q1 माइनस Q2 का चेंज भी आप लगा लें, यहाँ पे डेल Q कर लें। ठीक है, तो जो Q1 माइनस Q2 की जो हीट होगी उससे हमें सिर्फ और सिर्फ वर्क मिलेगा और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी ना वो होती है ज़ीरो। तो ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब ऐसा नहीं होता कि जितनी आपने हीट दी वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए उस वर्क की, यानी कि हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल हो जाए जितना आपने दिया है। लेकिन स्टेटमेंट में यहाँ ये कहा रहा है कि एक सिस्टम जो है वो वर्क करता है जबकि कुछ हीट जो है उसकी डेसिपेट हो जाती है, सिस्टम वो लूज़ कर देता है उस हीट को। ये बात तो है। वाइल नो हीट इज़ गिवन एज एन आउटपुट, तो आउटपुट में आपको कोई हीट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता, आउटपुट में हीट मिलती। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वायलेशन है। सेवंथ MCQ है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो है वो इस वजह से क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है वो ये है कि जितनी आप हीट देते हैं वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, कि कुछ हीट जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में लग जाती है और कुछ हीट जो है वो वर्क डन में परफॉर्म हो जाती है। तो ओवरऑल जो एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी उस सिस्टम की होती है वो फिर भी सेम ही रहती है। ठीक है, जो हीट आपने दी वो सारी की सारी हीट कुछ जो है वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग गई और कुछ जो लग गई वो वर्क डन करने में लग गई। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 8th MCQ है, द टाइप ऑफ वर्क विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स इज इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क जो सिस्टम के अंदर हो रहा था वो मैक्रोस्कोपिक के अंदर आता है। 9th MCQ, सम अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन विल रिजल्ट इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। आइसोथर्मल कंडीशन वो होती है जिसमें टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का लिंक होता है इंटरनल एनर्जी के साथ।
ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, वैसे भी कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट हो और अगर टेम्परेचर का लिंक इंटरनल एनर्जी के साथ है और अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें या चेंज लें तो वो हो जाता है ज़ीरो। इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रही। अब हमारे पास जितनी हीट है वो किधर जाएगी, वो सारी की सारी लग जाएगी वर्क में, अगर हमारे पास कोई सिस्टम आइसोथर्मल कंडीशन में है। तो जितनी भी हीट आपने दी वो सारी किधर लग गई, एक्सटर्नल वर्क करने में लग गई। तो सिंपल इसका काम है एक्सटर्नल वर्क करने में लगेगी, ये यहाँ लिखा भी हुआ सारा। 10th MCQ है, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये हमें कहते हैं कि वर्क डन अगर कोई सिस्टम करता है और अगर हम उसको हीट देते हैं सिस्टम को, तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वर्क डन ऑन अ सिस्टम हो बाय द एनवायरनमेंट दैट इज टेकन एज नेगेटिव। इसके अलावा ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, जो जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस वो इरिवर्सिबल होते हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होते। जो इरिवर्सिबल होते हैं उसकी एंट्रोपी भी इंक्रीज़ करती है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की जो एग्जांपल है वो है एक्सप्लोजन। ठीक है, कोई ब्लास्ट हो जाए, वो वापसी में आपको वो सारा बिल्डिंग अगर कहीं पे होती, किसी बिल्डिंग में अगर ब्लास्ट होता है तो वो आफ्टर एक्सप्लोजन वो फिर आपको बिल्डिंग अगेन से बन के तो नहीं मिल सकती ना, तो ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। 12th MCQs है, हीट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू टेम्परेचर। जो हीट होती है हमने अभी डिस्कस किया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट का टेम्परेचर का जो लिंक है वो इंटरनल एनर्जी या हीट के साथ होता है। अब इंटरनल एनर्जी भी, एनर्जी क्या है, फॉर्म, हीट इज़ अ हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी के साथ वो लिंक करता है, तो फिर जो डेल यू होता है वो हो जाता है ज़ीरो। तो ये तो सिंपल सा है। 13th MCQ है, अंडर कंडक्शंस corresponding to triple point in which solid ice, liquid water and water vapors coexist in thermal equilibrium। तो ये है जी ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके अंदर आइस, वाटर, लिक्विड और वेपर ये तीनों कोएग्जिस्ट करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर, और इसका टेम्परेचर है 273.16 केल्विन। The ratio between the energy dissipated in some process and the heat that appears as result is the mechanical equivalent of heat। यानी कि अगर कोई हमारे पास रेशियो है कि जिसके अंदर एनर्जी डिसिपेट हो रही है, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकल रही है सिस्टम में से, यहाँ लिखा हुआ है हीट की फॉर्म में, एंड दैट अपीयर्स एज अ रिजल्ट इन। तो अगर कोई सिस्टम में से एनर्जी डिसिपेट होकर बाहर निकल रही है तो वो सिस्टम जो है वो जो वर्क भी तो कुछ हद तक डन करेगा, तो वो वर्क क्या होगा, मैकेनिकल वर्क होगा। अगर हीट दे रही है सिस्टम को, तो सिस्टम को जब हीट मिल रही है तो हीट के इक्वल जो आपको कोरिस्पॉन्डिंग जो आप सिस्टम परफॉर्म करेगा वो उसका मैकेनिकल वर्क डन ही होगा, मैकेनिकल वर्क आएगा। उसके बाद है जी द टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। जो हमने इसकी पढ़ी थी कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, जो हमारे पास इसका गैसेस का टेम्परेचर होता है, वो इस तरह से होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होते हैं और उनकी एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेटरी मोशन होती है। तो अगर मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं और उनकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, तो वो इस बेसिकली उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स की टेम्परेचर को बता रहा है। ठीक है। The physics underlying the operation of a refrigerator most closely resembles to the physics underlying heat engine के होता है, क्योंकि जो हमारे पास हीट इंजन है वो करता ही है कि हायर कंसनट्रेशन से जो एनर्जी होती है वो उसमें जो हीट का फ्लो होता है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है हीट इंजन में, और कुछ एनर्जी जो है वो वर्क डन करने में लग जाती है। तो इसी तरह से जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है, वो लो टेम्परेचर से हीट लेता है और हाई टेम्परेचर में उस हीट को फेंक देता है, डेसिपेट कर देता है। जैसे अगर ये रूम है और अगर रूम में एसी लगा है या कोई रेफ्रिजरेटर लगा है, दोनों का सेम प्रिंसिपल है। तो क्या करता है कि जो जिसका टेम्परेचर लो होता है वो उस रूम में से उस टेम्परेचर को कैप्चर करता है लो कंपार्टमेंट से, और उसकी हीट को सक करके हाई टेम्परेचर में फेंक देता है, और फिर कुछ हद तक उसका एक्सटर्नल वर्क भी लगता है। तो ये इसी तरह से रेफ्रिजरेटर भी काम करता है। The average speed of molecules, oxygen molecule in the standard temperature pressure। ये ना स्टेटमेंट है बहुत छोटी, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो अब रिसेंटली जो पेपर हुआ है 2020 में, उसमें बहुत न्यूमेरिकल्स थे। तो ये देखिए ना स्टेटमेंट भी बहुत छोटी है, तो इसके चांसेस हैं कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हम अगर पूरे चैप्टर को रिव्यू करेंगे तो उसमें फिर वो चीज़ें भी हैं कि जो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ये एमसीक्यूज आ सकता है।
तो इसमें हमारे पास क्या होता है जी कि आपने अगर निकालना है जी द एवरेज टेम्परेचर निकालना है, आपने स्पीड निकालनी है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की, तो उसका फॉर्मूला T इज इक्वल्स टू 2/3 K। 2/3 के भी डिनोमिनेटर में के है जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन टू 1/2 mv², जो कि काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप यहाँ से v² के रिलेशन को सेपरेट कर ले तो m हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है 16 + 16 हो जाएगा 32 ग्राम में होता है हमारे पास, ठीक है। अब 32 ग्राम को आपने किलोग्राम में करना है। अब आपने इसको अगर किलोग्राम में करना है तो आप इसको करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी मतलब करेंगे और 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10⁻+3 से करेंगे तो वो हो जाएगा किलो, और -3 डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा +3, तो वो जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होगा वो 10⁻23 होता है, उसमें आपने 3 और ऐड कर देना तो इट बिकम्स 26, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है जिसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। हमारे पास V3 × K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई T क्या है हमारे पास टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि +273 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻26 और डिवाइडेड बाय m करेंगे जब हमारे पास, तो वो मॉलिक्यूलर मास 32 हमारे पास किलोग्राम में आ जाएगा। तो उसके बाद जी क्या करना है आपने यहाँ पर करना ये कि अप्रॉक्सीमेशन लगा देनी है। आप इस 3 को ज्यूम कर लेंगे, ये 1.3 को ज्यूम कर लेंगे, ये 1 है, तो 3 × 1 3 1 3 हो जाएगा। उसके बाद आपने 3 को 273 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 273 × 6, क्योंकि आप इसको भी 6 ही अप्रॉक्सीमेट कर लें, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, फिर इसको आपने जो है वो डिवाइड कर देना है 3.32 पे, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन लगा के इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन कोई 500 के इक्वल, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, या सॉरी 400 के इक्वल या 450 के इक्वल, इस तरह से कोई आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको एग्जैक्ट यही कैलकुलेशन रखनी पड़ेंगी, तो 461 मीटर/सेकेंड आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसी तरह से हमारे पास जो है वो स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन द एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ 493 मीटर/सेकेंड। इसकी भी कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो सेम ऐसा ही है, इसमें सेम यही फार्मूला लगना है, सेम सब कुछ करना है। और जो इसका मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रोजन का दैट इज़ 14 + 14 = कितना हो जाएगा 28 ग्राम होगा, जिसको आपने किलोग्राम में करना है और सेम कैलकुलेशंस करनी है, तो 493 मीटर/सेकेंड इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसके अलावा इन थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट ऑफ फंक्शन होता है। स्टेट ऑफ फंक्शन वो होता है कि जो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल कंडीशन ऑफ इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो पाथ को फॉलो, जिस बात को फॉलो करता है वो उस पाथ के ऊपर से इंडिपेंडेंट होता है, उस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है, जो डिसऑर्डरनेस होती है, वो कांस्टेंट रहती है, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज होती है हमेशा, क्योंकि जो डिसऑर्डरनेस आ जाती है उसको आप वापस में कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और एंट्रोपी का हमारे पास होता है जी फॉर्मूला ΔS = ΔQ/T। अब डेल क्यू जो है वो हमारे पास हीट होती है, हीट जो इसके अंदर इंट्रोपी के अंदर होती है दैट इज़ इक्वल्स टू m, और इसका है लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट अगर वो किसी आइस की है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी, अगर उसको आप मेल्ट करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, अगर वेपराइज करें तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू L की वैल्यू कांस्टेंट होती है। और अगर हम लेटेंट हीट ऑफ बात करें फ्यूजन की या आइस की मेल्ट होने की बात करें तो आई थिंक वो होते 3.36 10⁻+5, ठीक है। ये वैल्यूज़ कुछ कांस्टेंट होती हैं। इसके अलावा एक और MCQs है जो आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है, वो बता देती हूँ कि हमारे पास अगर 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अगर हम चाह रहे हो कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी वैल्यू होती है 101,325 पास्कल, ठीक है।
अगर हमारे पास ये हो कि हमारे पास 1 ATM है और हमने उसको पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 101,325 पास्कल। और अगर आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बजाय 2.5 ATM हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको 101,325 से कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन ये चीज़ तो हो जाएगी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इन इसको मल्टीप्लाई करने में, सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे जी, आप इसको सिंपली क्या करेंगे 1.0 कर लेंगे और आप इसको इस तरह से कर लेंगे 1 2 3 4 5 की आ जाएगा 10⁻⁴ आ जाएगा ये 5, ठीक है, +5 आ गया। अब आपने इस 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ को मल्टीप्लाई कर देना है 2.5 से, तकरीबन 2.5 से। अब आपके मल्टीप्लाई करना हो जाएगा आसान। 2.5 को आप 1.0 से कर लें, ठीक है, 1.0 मीन्स 1 ही होता है, तो 2.5 को जब आप 1 से करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 2.5 10⁻⁵ ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल 2020 में आया था, और इस तरह के जो भी कन्वर्जन के न्यूमेरिकल होते हैं वो आते हैं पेपर में, और उनकी ट्रिक्स यही होती हैं कि आप जो है उसको अप्रॉक्सीमेट करके किसी तरह से सॉल्व कर लें, और उसका जो नियरेस्टली इक्वल आंसर है उसके ऊपर आप टिक कर लें, उसको आप ऐसे गैस कर लें। और अगर आप एफिशिएंट हैं तो आप फिर उसमें ये कर लें कि आप एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ डालें ताकि आंसर भी एग्जैक्ट आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।